Hi friends, today's topic is, can India beat China geopolitically? Here, the term geopolitics is a very broad one and it has several aspects. I have selected only three aspects of them. The first one is geopolitics of economics, second is geopolitics of military and strategy, third aspect is geopolitics of technology. At the outset, let me start with the first aspect of geopolitics of economics. Here the question arises, can India beat China economically? My answer would be yes, India can. तो इंडिया आगे तो बढ़ सकता है चाइना से, लेकिन सवाल है कि कैसे बढ़ेगा। इसके लिए मैंने पूरे इतिहास से लेकर भविष्य तक को तीन ड्यूरेशन में बांटा है। पहला, पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। जहाँ तक पास्ट की बात है वो 1800 साल का हिस्ट्री देखना पड़ेगा, राइट फ्रॉम फर्स्ट टू 18th सेंचुरी। उस समय में इंडिया पूरी दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे आगे था, इकोनॉमिक सुपर पावर था इंडिया, ये मानने वाली बात है। चाइना में पीछे नहीं था, बल्कि कुछ दिन तक चाइना ने भारत को पीछे भी छोड़ दिया, ये फिर थोड़े ही दिन बाद इंडिया आगे बढ़ गया। तो 1800 साल में इंडिया उससे आगे बढ़ा है। 1950 में भी इंडिया आगे ही रहा। 1990 में भी थोड़ा सा पीपीपी, जीडीपी का जो पीपीपी होता है, परचेजिंग पैरिटी, इस आधार पर भी इंडिया आगे रहा। तो इतिहास क्या बता रहा है? इतिहास बता रहा है कि इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया अभी भी आगे बढ़ सकता है, भविष्य में भी बढ़ सकता है। ये हिस्ट्री से तो दो बातें सामने आती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा एक्सपीरियंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो थोड़ा मोरल आगे रहता है, नैतिकता आगे बढ़ के रहती है। एक्सपीरियंस में पता चलता है कि हम बढ़े तो कैसे बढ़े, कितनी परेशानियां हुई, सब अनुभव में आ जाता है। ये बातें होती है। लेकिन आफ्टर 1998 टिल नाउ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इकोनॉमिक मिरेकल हुआ चाइना में। कहा जाता है पिछले 100 साल के हिस्ट्री में और कोई एक बात बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पूरी दुनिया में, चेंज हुआ है, तो वो हुआ है चाइना का इकोनॉमिक मिरेकल। ये सच है। चाइना वॉज मच फास्टर देन इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, इवन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इतना तेजी से आगे निकल गया वो। तो भारत के साथ कैसे उसका कंपेरिजन करेंगे? वो करेंगे जैसे कि भारत से इकोनॉमी में वो 6 गुना आगे बढ़ चुका है। आज इंडिया की इकोनॉमी कितना है? जीडीपी 3.2 ट्रिलियन और चाइना का 18 ट्रिलियन, 6 गुना आगे चला गया ना। बल्कि आज इंडिया का जो जीडीपी है वो वही है जहाँ की चाइना 2007 में था। ये सही है। ये 14 साल पीछे है इंडिया चाइना से। चाइना 2007 में 3.2 ट्रिलियन में ही था, आज जाके 14 साल बाद इंडिया ने उतना कमाया है। अब ये जो इंडिया की जो कमाई है, तो इंडिया पीछे क्यों आया, चाइना आगे कैसे बढ़ गया? इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि इंडिया ने जो रिफॉर्म किया वो 14 साल पीछे किया। चाइना ने 1978 में डेंग सियाओपिंग ने बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। इंडिया ने भी मनमोहन सिंह ने किया 1992 में, लेकिन 14 साल पीछे किया। इसीलिए 14 साल पीछे आज भी इंडिया है। लेकिन 14 साल पीछे तो है, लेकिन कितना पीछे है? अगर पर कैपिटा के बेसिस पर आप देखेंगे तो एक और नई बात सामने आएगी। वो ये है कि इंडिया अगर पिछले 27 साल में आप देखेंगे, जब से चाइना ने रिफॉर्म किया 1978 से लेकर 2004 तक का, ये 27 साल में चाइना का जो पर कैपिटा कैपिटल हो, पर कैपिटा इनकम हुआ, वो हुआ $1800। इंडिया का भी 27 ईयर्स में, 27 साल में इतना ही हुआ। लेकिन वो 27 साल शुरू होता है तब से, 1992 से, जब इंडिया ने रिफॉर्म किया। तो 1998 से लेके 2017 तक में जो 27 साल का टाइम है, इंडिया कहाँ गया? तो 1800 पर कैपिटा इनकम पर, और चाइना चला गया था 2004 में ही। लेकिन ड्यूरेशन में इम्पॉर्टेंट है कि 27 साल में अगर चाइना जा सकता है तो इंडिया भी जा सकता है। सिर्फ फ़र्क पड़ा है 14 साल का। अब 14 साल को बीट करना पड़ेगा इंडिया को, और इंडिया ने बीट करना शुरू कर दिया है। कैसे किया इंडिया ने बीट? अभी का देखिए इकोनॉमी क्या है। पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी इंडिया का है, चाइना से भी ज़्यादा और अमेरिका से भी ज़्यादा।
अभी चाइना का जो इकोनॉमी है मुश्किल से 3.3% पर चल रहा है 2022 में, और हमें इंडिया अभी 6.5% से 7% पर जा रहा है जीडीपी। अमेरिका बहुत पीछे 2.7% पर है। तो ये प्रेजेंट टाइम को देखते हुए लगता है कि इंडिया आगे बढ़ चुका है और इंडिया बढ़ेगा आगे। अब ये जो इंडिया जो पीछे रह गया बीच में और चाइना आगे बढ़ गया, इसका बड़ा दो कारण हुआ। उसका कारण ये था कि वहाँ रिफॉर्म हुआ, वो जो मैंने कहा कि 14 साल पीछे रिफॉर्म इंडिया ने किया, इसलिए चाइना आगे बढ़ गया। दूसरा कारण था कि चाइना ने चालाकी किया, जो इंडिया चालाकी नहीं जानता है, टू बी वेरी फ्रैंक। और इंडिया को चालाकी की जरूरत है भी नहीं। शुरू में सोवियत यूनियन से दोस्ती कर लिया कि आप भी कम्युनिस्ट हम भी कम्युनिस्ट, और ये करके जितना लेना था सोवियत यूनियन से ले चुका हो, चाहे वो पैसा लेना हो, चाहे टेक्नोलॉजी लेना हो या इंडस्ट्री लेना, सब ले लिया। अब देखा कि किसी के लायक है नहीं ये, तो चला गया अमेरिका के साथ, पीछे पड़ गया। अमेरिका से भी दो चीज़ें लिया, एक तो ये कि वहाँ की बहुत सारी कंपनियों को यहाँ लाया, दूसरी बात बहुत सारे टेक्नोलॉजी वहाँ से छिपा के लाया। ये टेक्नोलॉजी के आने से और बहुत सारी कंपनियों के आने से वहाँ मिरेकल हुआ चाइना में, और इंडिया में मिरेकल नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने पीछे किया 14 साल रिफॉर्म, और इंडिया अमेरिका और रसिया से अलायंस नहीं कर पाया। तो इस इंडिया को इसके लिए कोई पछतावा भी नहीं है। इंडिया धीरे धीरे चलता है और चलता रहता है। ये शॉर्ट टर्म में भले चाइना आगे बढ़ गया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया पीछे छोड़ देगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब ये जो बात है, ये कहने का मेरा आधार क्या है, यहाँ पर दो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। पहला है IMF के इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। उनका कहना है कि 2022 में इंडिया है 6.8% पर जीडीपी पर, और चाइना है 3.3% पर, USA है 1.8% पर, यूरोप है 3.3% पर, और पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो एवरेज हो रहा है वो भी है 3% पर। मतलब चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे पूरी दुनिया हो, इंडिया सबसे आगे है। 6.8% पर अभी चल रहा है। और क्या होने वाला है 2023 में, इंडिया थोड़ा सा कम होगा, लेकिन 6% पर रहेगा इंडिया। चाइना थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इंडिया से पीछे रहेगा, 4.6% पर रहेगा। अमेरिका बहुत पीछे जाएगा, 0.5% पर रहेगा। यूरोप 0.5% पर रहेगा। ग्लोबल जो एवरेज होगा वो भी कम होगा, फिर भी 2 to 3% होगा। और 2022 से 2027 तक IMF का कहना है कि इंडिया कम से कम 5.4% पर जाता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और चाइना 4 to 3%, मैक्सिमम 4 to 5%। 5% इंडिया की तरफ कभी टच नहीं कर पाएगा, यही चाइना पीछे हटेगा इंडिया से। अब कुछ और भी इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनले का जो इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि 2027 तक इंडिया पूरी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। अभी तो 5th लार्जेस्ट है, वो 3rd हो जाएगा। वो जापान को, जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, और इससे सिर्फ 2 ही कंट्री आगे रहेगा, वो अमेरिका और चाइना। और ये कहता है कि इंडिया का जो टोटल जीडीपी है वो अभी है 3.4%। कहता है अगले 10 साल में, ये 2032 तक इंडिया चला जाएगा, इससे डबल से भी ज़्यादा 8.5% पर चला जाएगा, 8.5 ट्रिलियन पर चला जाएगा। तो 3.4 ट्रिलियन से 8.5 ट्रिलियन इंडिया अर्निंग कर लेगा सिर्फ 10 साल में, ये कहना है उसका। अब ये सारी बातें तो हुई। एक और बात कहता है वो मॉर्गन स्टैनली, उनका कहना है कि इंडिया को 3 ट्रिलियन पहुंचने में 31 साल लग गया। 31 ईयर्स इंडिया टुक टाइम टू अर्न $3.2 ट्रिलियन, लेकिन आगे सिर्फ 7 साल में ही इतना पैसा इंडिया कमा लेगा। जहाँ पहले 31 ईयर लग गया 3 ट्रिलियन में, वहीं अब सिर्फ 7 ईयर लगेगा 3 ट्रिलियन में, ये कहता है उसका। दूसरे और भी कुछ कारण है इंडिया को आगे बढ़ने का, जब हम कहें कि हम चाइना से आगे बढ़ जाएगा। पहला कारण ये है, ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, रुपी जो कम हुआ है या डॉलर से कम हुआ है, उसमें सिर्फ रुपी नहीं हुआ है, बल्कि और भी करेंसी हुआ। यूरो हुआ 13.2%, पौंड हुआ 16.2%, येन हुआ 18%, और इंडिया सिर्फ यहाँ की करेंसी नीचे गई, वो सिर्फ 8.9%। आप समझ सकते हैं कि इंडिया दुनिया से आगे है एज रिगार्ड्स करेंसी डेप्रिसिएशन इज कंसर्न। अब दूसरा एक और कारण है, और वो कारण है कि
जो इंडिया का चाइना की जो कंपनी है, अब तक तो कंपनी है लेकिन अनेक कारणों से कंपनी वहाँ से शिफ्ट हो रही है, और कहा जाता है वो सारी कंपनी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया चला आवे, इंडिया आगे बढ़ेगा चाइना से। और इंडिया का जो वर्किंग एज है, यहाँ का पॉपुलेशन का जो है वो उसमें है कि इंडिया के लोग 11 साल तक अधिक काम कर सकते हैं चाइना से, ये भी एक आधार है। और एक और बात है वो है फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी जो है इंडिया के पास, वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, इंडिया तीसरे नंबर पर है। पहला है चाइना, दूसरा है जापान और इंडिया है तीसरे नंबर पर। ये सच है। अब इतनी सारी बातें तो है, लेकिन इंडिया खुद भी कोशिश कर रहा है कि जो अप्रोच है उसको चेंज करने के लिए क्या कर रहा है, बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है ताकि आगे बढ़ें। दूसरा है डेमोग्राफिक एडवांटेज, लोग जो हैं उसको कुशल बनाना है काम करने में, वो फ़ायदा उठाना है। सॉरी। तीसरी बात क्या है कि यहाँ का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें। अगर डिजिटल बढ़ गया इंडिया का, डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया को मिलता रहा और इन्वेस्टमेंट होता रहा, जो इंडिया अपना माइंड सेट चेंज कर रहा है, अप्रोच बदल रहा है, तो इंडिया जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अड़चन है। वो अड़चन क्या है, वो है ग्रे एरिया। व्हाट इज द ग्रे एरिया? ग्रे एरिया है यहाँ का ट्रेड डेफिसिट। पूरी दुनिया में इंडिया सिर्फ 200 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट 375 बिलियन कर रहा है। ये जो 175 बिलियन का जो डिफरेंस, ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है इंडिया के लिए। इससे इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो पूरी दुनिया से और चाइना से भी इंडिया आगे बढ़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इज जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी। यहाँ पर दो बात है, एक तो है कि बॉर्डर का क्या सिचुएशन है चाइना के साथ, दूसरा मिलिट्री स्ट्रेंथ में कहाँ दोनों खड़ा है। यहाँ तक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये इंडिया की जो सीमा है चाइना के साथ वो 3400 है, लंबी है। और 1962 में जो अटैक किया इंडिया पर, वो करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया वो ले चुका है। उस समय अनेक कारण उसके थे, इंडिया तैयार नहीं था, जो भी हो। और फिर 1967 में फिर उसने कोशिश की थी, लेकिन वो मार खाया। करीब 400 सैनिक उसके मारे गए। इंडिया ने बदला ले लिया 62 का, लेकिन इंडिया जो ज़मीन खोई थी उसके हाथ में वापस नहीं कर सका। 1964 में उसने एक न्यूक्लियर टेस्ट भी किया, इंडिया ने भी किया, लेकिन 10 साल पीछे किया 1974 में। फिर दोबारा इंडिया करना पड़ा 1998 में। ये भी कहानी है। अब ये जो है 1993 में देखा कि अब दोनों तरफ न्यूक्लियर हो चुका है, तो चाइना तैयार हो गया कि हम दोनों संधि करेंगे, ट्रीटी करेंगे, और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की ट्रीटी कर रही 1993 में, ताकि सीमा पर शांति रहे। लेकिन रही नहीं शांति। 4 बार सीमा पर आ चुका है चाइना, इनकर्शन सीमा पर आ चुका है। एक तो 2017 में जो आया वो डोकलम में आया, महीनों तक बैठा रहा। और सबसे बड़ी बात ये हुई 2020 में जो आया है अभी तक बैठा हुआ है 2.5 साल से, ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर। उसका बड़ा कारण ये है, वो चाहता है कि अक्साई चीन पूरी तरह से हमारा सब क्लियर हो जाए। अभी तो इंडिया ने नहीं माना है, रेसोल्यूशन ढूंढना है। दे वांटेड अक्साई चीन फॉर डिफरेंट रीजन्स टू बी द परमानेंट पार्ट ऑफ चाइना। 2 बड़े कारण हैं, इकोनॉमिक लाभ वहाँ उसको हो रहा है, स्ट्रेटेजिक फायदा वहाँ हो रहा है, इस कारण से वो चाहता है। अब एक और बात है, वो है कि बार बार चाइना क्यों पलट कर देख रहा है इस तरफ। वो इसलिए कि चाहे माओ से तुंग हो, चाहे शी जिनपिंग, दोनों का एक पॉलिसी है, वो है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवादी। वो माओ से तुंग सपना देखता था कि 5 फिंगर्स, 5 देशों को मिलाना है, और उस 5 देशों को मिलाने के चलते वो एक्सपेंशन करता है, विस्तारवादी बनता जा रहा है। अब ये जो है माओ से तुंग 1962 में जो अटैक कर दिया इंडिया पर, उसका बड़ा कारण ये था कि वहाँ की जो पॉलिसी थी लीप फॉरवर्ड, वो फेल हो गई। कल्चरल रिवोल्यूशन फेल हो गया, बेबसी गरीबी बहुत बेहिसाब बढ़ गई, तो ध्यान बांटने के लिए सीमा पर पहुँच गया, लड़ाई करने लगा भारत से। शी जिनपिंग का भी वही दुर्भाग्य है कि वहाँ पिछले 40 साल में
सबसे अधिक विकास दर हुआ है इनके टाइम में। ध्यान बांटने के लिए बैठा हुआ है बॉर्डर पर, ये भी कारण है उसका। ये सारी बातें हैं। अब इन सारी बातों के बाद अभी मिलिट्री सैनिकों का क्या पोजीशन दोनों का। सेना में चाइना के पास 21 लाख सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी, और दूसरी सबसे बड़ी सेना है भारत के पास, वो है 13 लाख का। चाहे 13 लाख 21 लाख का जो फर्क हो, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, ये न्यूक्लियर जो है, वो दोनों को बराबर कर देता है। मिसाइल में हो सकता है उसके पास 300 साढ़े 300 मिसाइल हो, इंडिया के पास 150 200 हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में एक ही काफ़ी होता है। यहाँ जो अग्नि उसका है लास्ट तक, वो अगर 5000 6000 किलोमीटर तक अगर वो रेंज है अटैक करने का, तो काफ़ी है इंडिया को बचाने के लिए। यही कारण है कि चाइना को पता है कि हम कॉन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। प्रेशर के थ्रू हम वही फ़ायदा उठाएंगे जो लड़ाई में जीत से फ़ायदा मिलती है, वो कह रहा है। जहाँ तक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें दोनों मेंबर है, ब्रिक्स में दोनों मेंबर है, G20 में दोनों साथ है, और साथ ही इनसर्कलिंग भी कर रहा है चारों तरफ से, चाहे पानी तरफ से हो चाहे जमीन की तरफ से हो। तो इससे बचने के लिए इंडिया ने क्या किया, क्वाड का मेंबर बन गया, दोनों क्वाड का। ये इंडिया पैसिफिक में जो क्वाड है या मिडिल ईस्ट में दोनों बना हुआ है, अमेरिका का साथ किया। तो जो जो पाकिस्तान चाइना इंडिया को पीछे धकेल रहा है, पुश कर रहा है, त्यों तो इंडिया रसिया और अमेरिका के साथ मिलता जा रहा है। ये स्ट्रेटजी है वहाँ पर। अब ये सवाल उठता है कि इंडिया की एक और परेशानी है कि सिर्फ चाइना का जो बॉर्डर है 3400 का, उतना ही नहीं देखना है, बल्कि पाकिस्तान का भी बॉर्डर उतना ही है 3300। दोनों मिला के 6700 की बॉर्डर है। अकेले चाइना इंडिया को ध्यान रखना है, उसका गार्ड करना है, जबकि उधर 2 है। लेकिन एक और बात है, इंडिया का कोई ओवरसीज कमिटमेंट नहीं है, दुनिया में कहीं फौज इसको नहीं भेजना है। इसलिए यहाँ पर इंडिया की जो एनर्जी है बचेगा और इंडिया आगे बढ़ेगा मिलिट्री में भी, और उसके बाद फिर स्ट्रेटजी में भी। ऐसा आभास होता है। ये 2 बात हो गई। अब तीसरी बात होगी कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, टेक्नोलॉजी भी सब कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमी। अब बदल गया समय, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एज ए वेपन। So technology is weaponized now. So technology is no longer only the an element of business and economy, but also an element of national security. ये फैक्ट है। इंडिया आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी देखिएगा, दोनों बराबर है, लेकिन जो वहाँ से छिपा के लाया अमेरिका से, उसमें वो आगे है। तो शॉर्ट टर्म फायदा तो हुआ है, जैसा मैंने पहले कहा। लॉन्ग टर्म में इंडिया जरूर बीट करेगा उसको, और कर रहा है। टेक्नोलॉजी अभी आगे इंडिया नहीं बढ़ने देगा उसको, बहुत सारी तैयारी इंडिया कर रहा है। अब ये जो है सेमीकंडक्टर और ये जो क्लिप है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत चीज़ों में उसका यूज होता है, कार बनाने में होता है, चाहे मोबाइल में हो चाहे कंप्यूटर में हो। तो चाइना उस पर मोनोपोलिस्ट बनता जा रहा था। इंडिया ने कहा नहीं, हम खुद ही बनाएंगे। और कहा जाता है कि इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया है, करीब $20 बिलियन लगा चुका है इंडिया। और ये भी कहा जाता है कि 2025 तक इंडिया पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एज रिगार्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर एंड चिप्स आर कंसर्न ऐसा करेगा। नॉट ओनली दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर इंडिया इटसेल्फ, रादर इंडिया वुड बी इन ए पोजिशन टू सप्लाई ऑल्सो, इंडिया वुड बी इन ए पोजिशन टू एक्सपोर्ट देम ऑल्सो। ये सच्चाई है। अब मैं बात करूँगा एनालिसिस पर। एनालिसिस में पहली बार ये होगी कि शी जिनपिंग साहब का सपना है कि हम 5% आगे भी जीडीपी करता रहेंगे, विकास दर 5% रखेंगे। लेकिन परेशानी वहाँ जो है वो है इकोनॉमिक दर जो है, ये ग्रोथ रेट काफ़ी पीछे जा रहा है। हाउसिंग सेक्टर लगभग कोलैप्स कर गया है। बैंक में हालत ये है कि इतना परेशानी है कि सेना वहाँ पर है, टैंक लेके बैठा हुआ उसकी सुरक्षा में, लोग कहीं लूट कर नहीं चला जाए। कंपनियाँ वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है वो नॉन प्रोडक्टिव है। और जियो पॉलिटिकल फ्रंट्स बहुत सारे उन्होंने खोल लिए हैं एक साथ। इन कारणों से ज़्यादा उनका जो होगा विकास दर वो 2.5% है। लेकिन 2.5% भी अगर हुआ चाइना का अगले 12 साल 15 साल तक, तो तब भी अमेरिका से डबल से ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका का 1.5% रहने वाला है। तो कहा जाता है कि 2060 वो टर्निंग पॉइंट होगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा चाइना।
वही 2060 इंडिया के लिए भी ये जादू का आंकड़ा होगा। इंडिया भी चाइना को पीछे छोड़ देगा, ऐसा एक आकलन है, ऐसा एक कैलकुलेटेड आकलन कहा जा रहा है। और तीसरी बात एक और है कि देखिए, ये ध्यान रखनी चाहिए इंडिया को कि 1977 में पूरी दुनिया का जो है ग्लोबल इकोनॉमी चाइना के पास सिर्फ 1% हुआ करता था, और आज 19%। इतना बड़ा जंप लिया है। तो इंडिया को उससे आगे निकलने के लिए और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक वो है कि एक बात ध्यान देने वाली है, अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 107वां नंबर पर चला गया है। 121 देश में से 107वां नंबर पर इंडिया है भूखमरी में। उससे भी पार पाना है इंडिया को। ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पैर पीछे खींचता है, इस पर ध्यान रखना जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि ट्रेड डेफिसिट है, इस पर जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जहाँ तक पॉलिसी की बात है, कोई इंडिया की जो पॉलिसी है वो है चाइना को इंगेज करके रखने का, पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट। और चाइना की पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, इंडिया को रोक के रखो। तो पॉजिटिव सोच जो है इंडिया का, ये बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव सोच बहुत दूर तक आपको नहीं ले जा पाएगा। पॉजिटिव है तो आगे बढ़ेंगे आप, ये अंदाज़ रखिए, उसमें है, होना चाहिए। लेकिन चाइना की और बड़ी परेशानी है, आईफोन की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अभी भी 5-7 दिन पहले वहाँ का जो वर्कर है उसने प्रोटेस्ट किया है। उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी है। बहाना था कि ठीक है सब कोविड-19 के कारण उन्होंने विद्रोह किया है, वो कारण नहीं था। कारण असली था वो पेमेंट नहीं हुआ है। उनकी गरीबी यहाँ तक पहुँच गई है, मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहा है, डिस्पाइट चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री। ये सारी बातें हैं। अब और देखिए कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन में चाइना पूरी तरह से फेल हुआ है। कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है ही नहीं। ये सारी बातें हुई हैं वहाँ पर, ये चाइना के खिलाफ जाता है। और फिर ये जो है चाइना ने एक पॉलिसी चलाई थी, कहा था वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। वो भेड़िए की तरह जो उलझ करके दुनिया को रखो और अपने आगे बढ़ो, ये उसका फेल हो गया है। लेकिन मिलिट्री बजट बढ़ता जा रहा है, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो बढ़ता जा रहा है। अब लेकिन ये सारी बातों तो है अपनी जगह पर, लेकिन एक बात एक और है कि दुनिया में जो विकास दर है, पूरी दुनिया से अब भी चाइना और भारत ही 2 देश है जो विकास दर अच्छा कर रहा है, इससे आगे कोई और नहीं है। दोनों मिला करके पूरी दुनिया का आज भी करीब 20% का इकोनॉमी पैदा कर रहा है इंडिया और चाइना। सो ग्लोबल इकोनॉमी अराउंड 20% आर प्रोड्यूस्ड हियर ओनली इन दिस 2 कंट्री। और आगे जो कह रहा है 2023 में रिसेशन आने वाला है, मंदी। अगर मंदी को टाल सका पूरी दुनिया, अगर इफ़ द वर्ल्ड अवॉइड्स रिसेशन देन वर्ल्ड हैज़ टू थैंक इंडिया एंड चाइना। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और अगर ये सारे कैलकुलेशन जो इकोनॉमिस्ट ने हमारे पास भेजे हैं या पूरी दुनिया के पास है, वो सारे आधार अगर सही है और इंडिया अगर ठीक रास्ते पर चलता रहे, बीच में जानबूझ के कोई परेशानी ना ले ले, कोई कारण नहीं है इंडिया पीछे रहेगा चाइना से, बल्कि इंडिया पूरी दुनिया में आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक you very much, each and every one of you.